21 जुलाई 2021 जो बकरीद का दिन था और लोग अपने अपने घरों में बकरीद मना रहे थे, उसी दिन एक शख्स अपनी बीवी को गला काट कर अलग कर देता है और उसकी लाश को बैग में भर के समुद्र में फेंक देता है। लेकिन समुद्र की लहरें उस बैग को वापस किनारे में फेंक देती है और वो बैग पहुंचता है पुलिस के पास और फिर पुलिस पहुंचती है कातिल के पास और कातिल चला जाता है सलाखों के पीछे। कैसे जाता है सलाखों के पीछे, कैसे होती है ये कहानी, इस कहानी को देखने के लिए आगे देखते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छी से अच्छी कहानियां आपको सुनाते रहे। तो आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक नए वीडियो में, एक नए चैनल में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो। दोस्तों, 26 जुलाई 2021 मुंबई का वह इलाका जहां की ये सच्ची घटना है। मुंबई में एक इलाका है वसई, वहां पे एक गांव है फुई बीच। शाम का वक्त था, तकरीबन 4 बज रहे थे और कुछ लोग उस फुई बीच में टहल रहे थे। उसी बीच एक काला बैग जो समुद्र की लहरों से बाहर आता है और आने के बाद वो बैग रुक जाता है, समुद्र की लहरें वापस चली गई। लोगों की निगाहें उस बैग पे पड़ती है तो मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बैग को लेकर बहुत सी कहानियां पहले भी आ चुकी है। उन्हीं में से एक शख्स पुलिस को फोन करता है और थोड़ी देर में मौके पर पहुंचती है पुलिस की टीम। पुलिस ने जैसे ही इस लावारिस बैग को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मामला क्या है वो समझ में आया, पर फिर भी वो जैसा सोच रहे वो गलत साबित हो, यह सोचकर पुलिस ने बैग को खोली तो उसमें से एक लाश निकली जिसका सिर गायब, यानी सिर कटा लाश। वो लाश एक महिला की जिसके तन पे पूरे कपड़े थे और दोनों हाथों में मेहंदी लगी। बस और कुछ पुलिस को समझ नहीं आया। बैग जिस जगह थी उसकी चारों तरफ पुलिस ने ढूंढा पर ऐसा कोई सुराग मिला नहीं। फिर बैग को लेकर पुलिस अस्पताल जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बैग को अपने कब्जे में लेती है और बहुत ही बारीकी से उसकी तलाशी ली जाती है कि शायद कोई क्लू, कोई सुराग मिल जाए जिससे इस महिला की, इस लाश की पहचान हो सके और कातिल तक पहुंचा जा सके। लेकिन नाकाम साबित होते हैं, ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। उस महिला जो मेहंदी लगाई थी हाथों में, उस महिला की जो लगी हुई मेहंदी, उसको देखकर कुछ तजुर्बेकार पुलिस वालों का कहना है कि ये महिला जो है किसी मुस्लिम फैमिली से आती है, क्योंकि ये जो मेहंदी का डिजाइन है, जो मेहंदी का डिजाइन ये महिला लगाई है, इस तरह की डिजाइन अधिकतर मुस्लिम महिलाएं लगाया करती हैं। तो पुलिस को और कुछ सबूत मिला नहीं, कुछ सुराग मिला नहीं, लाश की कोई शनाख्त हुई नहीं। तो उसका डीएनए सैंपल लाया गया और मलीना लैब में रखा गया और जो कपड़े थे उस कपड़ों में पुलिस ने कुछ तस्वीरें निकलवाई और उस तस्वीर को मुंबई के अलग अलग इलाकों में चिपकवाया गया कि शायद इस तस्वीर को देखकर ढूंढता हुआ कोई इंसान इस लाश को पुलिस थाने आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन बीता, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं, किसी ने इस लाश को ढूंढता हुआ नहीं पहुंचा। जुलाई बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गया, साल बीत गया, 2022 आ गया, कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। वैसे तो मेहंदी के डिजाइन से कुछ पुलिस वालों ने बताया था कि ये महिला की जो लाश है ये मुस्लिम महिला, तो उसी हिसाब से पुलिस ने उसको मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दफना दिया। वक्त बीतता गया, तकरीबन 14 महीने बीत गए। 14 महीनों के बाद एक शख्स मुंबई आता है। 29 अगस्त 2022 अलोच थाने में आकर अपनी भतीजी की मिसिंग की कंप्लेन लिखवाता है। तो जब कंप्लेन लिखे तो
पुलिस ने पूछा कि आपकी भतीजी जो है वो पिछले 14 महीनों से गायब है और आप कंप्लेन आज लिखवा रहे हैं, तो 14 महीने आप थे कहाँ? तो उनके जो चचा होते हैं वो कहते हैं कि जो मेरे भतीजी थी इसका नाम था सानिया, और ये जो कंप्लेन लिखवाने वाले इसके चचा होते हैं ये आते हैं कर्नाटक के बेलगांव से। और कहते हैं कि जो सानिया जो थी ये बचपन से यतीम थी, इसे मैंने ही पाला पोसा बड़ा किया और इसकी शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले एक अच्छे परिवार में मैंने की, और लड़का जिस वक्त मैं शादी किया उस वक्त वो सऊदी अरब में जॉब करता था और शादी हुई, परिवार अच्छे से रह रहे थे, मेरी भतीजी बहुत खुश थी, 2 साल बाद उसको बेटी हुई, पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग बराबर आया जाया करते थे, 6 महीना साल भर में हम लोग मुंबई आते थे, घूमते थे, देखते थे, जाते थे, पर ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। पर पिछले 5-6 महीनों से मैं जब भी फोन लगा रहा, सानिया का फोन नहीं लगता है, स्विच ऑफ आता है फोन, जब भी मैं फोन करने की कोशिश करता फोन नहीं लग रहा, बात नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत बेचैन थे, आसिफ से भी कोई बात नहीं हुई, आसिफ से भी बात होती नहीं। तो सानिया की चची जो बोल रही है कि आप मुंबई चले जाइए, एक बार पता कीजिए कि आखिर बात क्या है, सानिया से कोई बात नहीं हो पा रही। फिर मैं मुंबई आया, आने के बाद मैं गया नाला सुपारा जहाँ पे ये लोग रहते थे, मैं पहले आया जाया करता था। तो मैं जब वहां पहुंचा तो पता चला कि ये लोग उस घर में नहीं, वहां कोई और है। तो मैंने अगल बगल लोगों से पूछा कि भाई ये जो लोग रहते थे ये कहाँ गए, तो उन लोगों ने कहा कि इस घर को तो उन्होंने बेच दिया और कहाँ गए पता नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ, फिर मैंने इधर उधर बहुत धक्के खाए, बहुत मशक्कत, बहुत कोशिशों के बाद मुंबई में मेरे बहुत सारे कुछ जानने वाले रहते थे, उन लोगों से पता किया, कोई पता नहीं। लास्ट में बहुत खोजने पर आसिफ की अम्मी का नंबर मिला। मैंने जब आसिफ की अम्मी को फोन लगाया तो उनसे बात हुई, तो वो बोली कि आपकी जो बेटी है सानिया, भतीजी सानिया, वो आज से 1 साल पहले ही किसी दूसरे के साथ उसका अफेयर था और वो घर छोड़कर चली गई। तो सानिया के जो चचा थे उन्होंने बहुत ही कहने पे कुछ कोशिश कर उन्होंने उसका एड्रेस लिया और वो मुमरा चले गए, जहां ये लोग शिफ्ट कर गए। मुमरा जहां पे आसिफ की बहन पहले से रहती थी और वहां पे ये लोग भी अपने घर खरीद लिए। तो आसिफ ये जो सानिया के चचा है ये मुमरा गए, और जब वहां गए तो देखे कि वहां पे आसिफ है, उसका देव जो भाई है यानी कि सानिया का देवर, और उसका सानिया का ससुर यानी आसिफ का फादर, और आसिफ की माँ, और आसिफ की जो बेटी उसका नाम है अनायरा, वो भी वहां मौजूद है, पर सानिया नहीं। जब सानिया के चचा ने आसिफ से पूछा कि मेरी भतीजी कहाँ है, तो आसिफ ने कहा कि उसका किसी के साथ अफेयर था और 1 साल पहले ही घर छोड़कर भाग गई और जाते जाते एक खत दे गई। वो खत उन्होंने आसिफ के चचा को सानिया के चचा को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, मैं घर छोड़कर जा रही। सानिया के चचा ने वो खत लिया और वापस बेलगाम कर्नाटक चले आए। आने के बाद उन्होंने बहुत सोचा कि आखिर सानिया ऐसा क्यों कर सकती है, वो तो अच्छा खासा खुशी रह रही थी उस परिवार में, उसकी बेटी के साथ, उसके शौहर के साथ, उसके ससुर सास के साथ। तो आखिर बात क्या है, जबकि सानिया को मैं बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, सानिया ऐसा थी नहीं। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों को ये बात बताई, तो लोग बोलने लगे कि नहीं ये मामला कुछ और है, आप जो है जाकर इस सानिया की कंप्लेन पुलिस में लिखवा दीजिए। तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस वाले ने सारी कहानी सुन ली। सुनने के बाद पुलिस वाले पुरानी जो केस की फाइलें थी उससे निकाला गया, उसमें से वो 14 महीने पहले की एक केस थी। तो पुलिस ने कहा सानिया के चचा को कि एक लाश की तस्वीर दिखाएंगे जिसका सिर नहीं है, कपड़ों से और बॉडी को देखकर अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचान कर बताइए कि आप पहचानते हैं।
जैसे वो तस्वीर पुलिस वाले ने दिखाया तो सानिया के चचा ने उसे पहचान लिया और बोला कि ये मेरी सानिया की गिलास है। क्योंकि जो कपड़े सानिया पहनी थी, सानिया के चचा बताए कि जब मैं फोन किया करता था तो जो बात होती थी वो अक्सर वीडियो कॉल पे होती थी, तो हम लोग जो है इस कपड़े को, इस सानिया को इस कपड़े को पहने हुए मैंने देखा और उस कपड़े को पहचान लिया। और मेहंदी जो लगाई थी उस मेहंदी को भी देखने के बाद सानिया के चचा कह रहे कि इस तरह की डिजाइन की मेहंदी सानिया लगाया करती थी। अब सानिया के चचा कपड़ों में पहचान कर ये साफ कर दिए कि ये जो लाश है मेरी भतीजी सानिया की ही। अब ये पुलिस सब सुनकर ये फिर सोची कि ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, हम फिर आपको बुलाएंगे। तो दूसरे दिन पुलिस फिर आसिफ और आसिफ का परिवार वाले को बुलाती और यह तस्वीर दिखाती और कहती है क्या इस तस्वीर को तुम पहचानते हो? तो उस तस्वीर को देखने के बाद सानिया के ससुर, सानिया की सास, उसका देवर और आसिफ पहचानने से इनकार कर देता है। कहता है कि हम इसको नहीं पहचानते, ये कौन है? नहीं पहचानते हैं तो पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है, साफ इनकार कर दिए। वो लोग चले गए। फिर पुलिस तफसील पे आती है, केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यहाँ से कहती है कि अब कुछ सबूत चाहिए। तो फिर पुलिस डीएनए टेस्ट का वो जो रिपोर्ट मलिना लैब में रखा हुआ था उसे निकलवाया और आसिफ की जो बेटी है नायरा, उसका भी डीएनए सैंपल लिया और तीनों को लैब में भेज दिया। जब रिपोर्ट आया तो इत्तेफाक से तीनों सैंपल मैच कर गए। अब सैंपल तो मैच करना ही था क्योंकि अनायरा जो थी वो सानिया की बेटी थी। सिंपल मैच कर जाता है, पुलिस को शक हो जाता है कि भाई ये बेटी जो है ये तो पक्का हो गया। आप सैंपल साफ कर दिया कि ये सानिया की लाश है और ये जो बेटी है अनायरा, ये सानिया की बेटी है। पर सिर्फ डीएनए सैंपल के मैच कर जाने से पुलिस आसिफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस को चाहिए कोई सबूत। सबूत पुलिस के पास अभी तक है नहीं, ऐसा कोई सुराग मिला नहीं। फिर पुलिस ने सानिया के चचा को फोन किया और उसका सहारा लिया और उसके चचा को बुलाया, कहा कि आपके पास आसिफ ने जो खत दिया था वो खत मुझे चाहिए। तो सानिया के चचा ने वो खत लेकर आए और वो खत को पुलिस को दे दी। पुलिस उस खत को, लिखी हुई जो खत होती है, उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पास भेजा गया और वहां से जो रिपोर्ट आया वो साफ पता चल गया कि ये हैंड राइटिंग जो है सानिया की नहीं थी, यह खुद आसिफ की। अब पुलिस को और ज्यादा कुछ सबूत की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने सोचा कि अब बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब कुछ अपना स्टाइल से बात करते हैं। तो आसिफ को दूसरे दिन पुलिस ने उठा कर लिया और जब अब अपने स्टाइल से पूछना शुरू किया तो आसिफ तोते की तरह सब बताना स्टार्ट किया। 21 जुलाई 2021 इत्तेफाक से बकरीद का दिन था और उसी दिन आसिफ के फादर और आसिफ का देवर, आसिफ का पूरा परिवार मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसको सुनकर आपके रूह कांप जाए। पहले इन लोगों ने अपनी ही बेटी 2 साल की अनायरा को अपनी बहन के घर मुमरा भेज दिया। उसके बाद बकरीद का दिन था, सुबह लोग सब उठे। उठने के बाद नहाते धोते हैं, सब नमाज पढ़ने चले गए। तीनों नमाज पढ़ के घर आए। आने के बाद इन्होंने सानिया को पहले पकड़ा और उसका हाथ पैर बांधने के बाद उसे एक पानी के टब में डाल दिया और डालकर तब तक रखा जब तक सानिया की जान न निकल जाए। जब टब से बाहर लाया तो भी इसे शक हुआ कि शायद
सानिया पूरी तरह मरी नहीं है, तो इन्होंने गला घोटकर उसे मारा, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। जब गला घोटकर मारकर पूरी तरह से इन लोगों को ये ऐसा लगा कि ये मर चुकी है, तो एक चाकू लेकर आए और उस चाकू से सानिया का गला काटने लगे, क्योंकि ये चाहते थे कि गला जो है सर अलग कर दे और वो दोनों को अलग अलग फेंक दे, ताकि कभी भी कोई सुराग ना मिल सके कि ये लाश सानिया की है और ये कत्ल किसने किया। तो जैसे ही गला काटने लगे तो गला आधा ही कटा था और आसिफ जो है वो बेहोश हो जाता। फिर आसिफ के जो फादर है उन्होंने चाकू को लिया और लेने के बाद उस सर को वो उसने अलग कर, और अलग करने के बाद सर को एक पॉलिथीन में डाल दी और थैले में डाल दी। हैवानियत की हद अभी पूरी नहीं हुई दोस्तों। ये सर को जो काट कर वो पॉलिथीन में डाले, तो सानिया के जो फादर थे उन्होंने कहा कि वो सर को निकालो, और उसके जो बाल थे उसको सब सारे बाल को ट्रिम कर दिए, काट दिए, और उस सानिया की जो अपर लिप्स थी उसमें एक मसा था, तो उस मसे को चाकू से काट दिया। उसके फादर ने खुद काट दी, कहा कि हो सकता है कुछ पहचान हो जाए, इसलिए उसने उसको भी काट दिया और फिर पॉलिथीन में डाल के थैले में डाल दिया। और आसिफ इस थैले को लेकर जाता है और जाने के बाद उस समुद्र में फेंक देता है, बीच में फेंक देता है। फेंकने के बाद अपने बहनोई को फोन करता है। फोन करने के बाद बोलता है कि आप जो है वो कैब चलाते थे, उसके बहनोई जो थे वो कैब चलाते थे, बोले अपने गाड़ी को लेकर आप आइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। तो आसिफ का जो बहनोई होता है वो मुमरा में रहता है, वो वहां से नाला सुपारा आता है। आने के बाद आसिफ ने उसे सारी कहानी बताई और बोला एक बैग में हम उस लाश को भर दिए हैं और उसको ठिकाने लगाना है। फिर उसके बहनोई और आसिफ मिलकर घर जाते हैं और घर से उस बैग को लेते हैं, अपने गाड़ी में लोड करते हैं। लोड करने के बाद वो लोग उसी बीच में जहाँ पे ये बैग मिली थी उसी बीच के किनारे आते हैं। आने के बाद में उसे उस बीच के किनारे जाकर रख देते हैं और धक्का लगाकर समुद्र के अंदर डाल देते हैं कि समुद्र की लहरें आएंगी और इस बैग को लेकर अंदर चली जाएंगी, ताकि जिंदगी भर के लिए ये सबूत भी मिट जाएगा, ये लाश भी गायब हो जाएगा और हम लोगों को पता नहीं। लेकिन समुद्र की लहरें आई, बैग को लेकर अंदर गई, पर 5 दिन के बाद वही समुद्र की लहरें फिर उस बैग को बाहर फेंक गई। और वहीं से शुरू होती है ये कहानी। उसके बाद वो लोग आराम से फेंकने के बाद घर आते हैं। आने के बाद सारा खून वून साफ करते हैं, नहाते धोते हैं सब लोग, और अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, मेहमान आते हैं, खाते हैं पीते हैं, पूरा त्योहार मनाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। इसके बाद बकरीद खत्म हुआ, 2-4 दिन 5 दिन रहे लोग, महीना भर रहे, कुछ डर सा होने लगा। ऐसा लगने लगा कि शायद हमने जो काम किया है वो तो गलत किया है, शायद हम कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। फिर ये लोग वहां रहने के लिए नहीं चाहे और ये अपना घर को वहां से बेच दी, और बेचने के बाद ये लोग दूसरा घर जो है मुमरा में ले ली और मुमरा चले गए, वहीं रहने लगे। फिर वहां से मुमरा चले जाते हैं, वहां रहते हैं। और यहाँ पर जब 14 महीनों के बाद जब सानिया के चचा खोजते हुए मुंबई आते हैं और पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन करते हैं, वहां से शुरू होती है इस कहानी की शुरुआत। और अभी पुलिस जो है उस आसिफ को, आसिफ के भाई को, आसिफ के फादर को और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लेती और जेल भेज, और उसकी जो 2 साल की बेटी है जो पिछले 14 महीनों से उसकी बहन के घर में रह रही है, वो वहीं थी तब तक। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको तो लगा कि ये कत्ल हो गया, लेकिन शुरू ही में मैंने बताया था इस कहानी का क्लाइमेक्स ही कुछ अलग है कि आखिर ये जो सानिया है इसका कत्ल हुआ क्यों। इनके ससुर, इनका भाई, खुद आसिफ जो उसका पति, उसका शौहर, आखिर सानिया का कत्ल किया क्यों, ये बात आप लोग जरूर सोच रहे होंगे। आखिर कत्ल हुआ, तो कत्ल की वजह जानिएगा तो आप बड़ा परेशान हो जाएंगे कि ऐसी भी कोई वजह हो सकती है कत्ल की, इसके और भी रास्ते हो सकते थे।
तो कत्ल की जो वजह थी, जो सानिया की जो शादी होती है 2017 में, सानिया और आसिफ की जो शादी होती है वो 2017 में होती है। और इस शादी से 10 साल पहले आसिफ की बहन की शादी होती है। और 10 साल पहले जब उसकी शादी होती है तब से उसको कोई औलाद नहीं, वो बे औलाद थी, यानी उसका गोद सूना था। तो आसिफ की जो अम्मी होती है वो हमेशा इस बात को लेकर बड़ा परेशान रहती है। जहाँ भी जाती है लोग अलग अलग बात करते हैं, ताने देते हैं। और जब भी घर आया करती थी, इसके घर वाले भी बड़ा परेशान रहते थे कि आसिफ की बहन जो है वो बे औलाद है। तो जैसे सानिया को 2019 में जब ये बेटी उनकी हुई, तो आसिफ की जो अम्मी है वह कहने लगी कि ये जो बेटी है इसको, मेरी बेटी को गोद दे दिया जाए और वो उससे पालेगी। ये बात से आसिफ तो तैयार हो गया, लेकिन सानिया तैयार नहीं होती है। कोई भी माँ अपनी पहले बच्चे को किसी को गोद देना क्यों चाहेगी? ये तैयार नहीं होती है। इसके परिवार वाले के बहुत कहने पे भी ये अपने बच्चे को देना नहीं चाहती। तो यहीं से शुरुआत है सानिया की कत्ल की साजिश। अब जब ये सानिया तैयार नहीं होती है तो ये लोग सोचने लगे कि क्यों ना सानिया को इस रास्ते से हटा दिया जाए। और वहीं से आसिफ, उसके ससुर और उसके देवर ने इस साजिश को रचा और कत्ल को अंजाम दे दिया। दोस्तों, जब इस बैग को, लाश को लेकर इसका जो बहनोई है वो उसे ठिकाने लगाने जा रहा था, तो उसे ये नहीं लग रहा था कि जिस बेटी का हम बाप बनना चाह रहे हैं उसी बेटी की माँ को, की लाश को हम ठिकाने लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कि कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को परेशान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों को जागरूक करना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसको समझना भी बड़ा मुश्किल है कि आखिर क्राइम उसने किया क्यों। और क्राइम करने वाला ये भी नहीं समझता है कि इतनी छोटी सी बात को हम इतने बड़े क्राइम में बदल दे, और क्या हम बच जाएंगे? एक दिन न एक दिन क्राइम करने वाला 100% चला जाता है सलाखों के पीछे।